अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। इस टॉपिक की तरफ जाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हीट ऑफ रिएक्शन किसे कहते हैं। देखिए, हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे चेंजेस रूनुमा हो रहे हैं। वो चेंजेस फिज़िकल भी हो सकती हैं, वो चेंजेस केमिकल भी हो सकती हैं। जैसे कि बर्फ़ का पिघलना, ये एक फ़िज़िकल चेंज है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिलकर पानी बना देना, ये एक केमिकल चेंज है। तो जब भी कोई फिज़िकल या केमिकल चेंज आता है, उस दौरान या तो हीट जज़ब हो रही होती है या फिर हीट खारिज हो रही होती है। यूँ कह लें कि हीट का जज़ब होना या हीट का खारिज होना, ये किसी भी फिज़िकल या केमिकल चेंज की वजह बनता है। किसी भी फिज़िकल या केमिकल चेंज के दौरान जितनी हीट जज़ब हुई है या खारिज हुई है, उसको कहते हैं हीट ऑफ रिएक्शन। A physical or a chemical change is almost always accompanied by either the absorption or evolution of heat. फिज़िकल या केमिकल चेंज आता ही तब है जब हीट या तो एब्जॉर्ब हो रही हो या फिर इवॉल्व हो रही हो। क्लियर हो गया? द हीट दैट इज़ इवॉल्व्ड, वो हीट जो खारिज हुई है, और एब्जॉर्ब्ड या जज़ब हुई है ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के दौरान, उसको क्या कहते हैं? इज़ कॉल्ड द हीट ऑफ रिएक्शन। हीट ऑफ रिएक्शन के बाद है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। देखिए, हीट के हवाले से यहाँ पे हमने दो कैटेगरीज पढ़ी हैं। एक कैटेगरी में हीट एब्जॉर्ब हो रही होती है और दूसरी कैटेगरी में हीट इवॉल्व हो रही होती है। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कौन से रिएक्शंस हैं? ऐसे रिएक्शंस जिनके दौरान हीट एनर्जी खारिज हो रही हो, ऐसे रिएक्शंस को एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का नाम दिया जाता है। Chemical reactions in which heat energy is evolved are called exothermic reactions. In such reactions, ऐसे reactions में क्या होता है? The released heat transfers to the surroundings. वो जो heat खारिज हुई है वो surrounding में जाके शामिल हो जाती है। The container in which the reaction occurs becomes hot. वो कंटेनर या वो बर्तन जिसके अंदर रिएक्शन हो रहा है वो गर्म हो जाता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन की पहली एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ वाटर। जब दो मोल्स हाइड्रोजन के मिलते हैं एक मोल ऑक्सीजन के साथ, तो दो मोल्स वाटर के बनते हैं। इस दौरान जो एनर्जी खारिज होती है वो है -571.6 किलो जॉल। माइनस का साइन इसलिए आया क्योंकि हीट खारिज हो रही है। आपकी बुक में पॉजिटिव साइन दिया गया है, वो गलत है। हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस रिएक्ट टू गिव लिक्विड वाटर इन एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस जब आपस में मिलती हैं तो हमारे पास लिक्विड वाटर बनता है। ये एग्जांपल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन की, क्योंकि इस दौरान हीट खारिज हो रही है। 571.6 किलो जूल हीट एनर्जी इज इवॉल्व्ड ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। क्लियर हो गया? इफ़ द एनर्जी इवॉल्व्ड इज शोन सेपरेटली, इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज डेल्टा एच इज इक्वल टू -571.6 किलो जूल। डेल्टा एच हमें पता है यहाँ पे इंथाल्पी है, क्योंकि ये रिएक्शन कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर हो रहा है, तो जितनी हीट खारिज हो रही है वही उसकी इंथाल्पी कहलाएगी। The same amount of energy will be absorbed when the reaction will move in the backward direction. देखिए, वाटर बनने के दौरान जितनी एनर्जी खारिज हुई है, अगर आप वाटर को तोड़ के वापस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनाना चाहते हैं तो आपको उतनी ही एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर आपने वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में वापस तोड़ना है तो आपको 571.6 किलो जूल एनर्जी देनी पड़ेगी। That is, water will decompose to give hydrogen and oxygen back. इतनी एनर्जी देने से क्या होगा? वाटर वापस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में चेंज हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 है फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जब एक मोल कार्बन एक मोल ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो इस नतीजे में एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। इस दौरान जो एनर्जी खारिज हुई है वो है -393.5 किलो जॉल। माइनस साइन जस्ट ये इंडिकेट करता है कि इतनी एनर्जी खारिज हो रही है। It is also an exothermic reaction and 393.5 kilojoule heat energy is evolved during this reaction. ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इस दौरान 393.5 किलो जूल एनर्जी खारिज होती है। When this reaction is carried out in the reverse direction, the same amount of energy, that is 393.5 kilojoule, will be absorbed. अगर आपने इस रिएक्शन को रिवर्स करना है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड से आप वापस कार्बन और ऑक्सीजन बनाना चाहते हैं, तो आपको इतनी ही एनर्जी देनी पड़ेगी 393.5 किलो जॉल।
तब कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन और ऑक्सीजन में चेंज होगी। द इंथैल्पी चेंज फॉर दिस रिएक्शन इज़ -393.5 किलो जॉल पर मोल। इस रिएक्शन की इंथैल्पी भी -393.5 किलो जॉल पर मोल है, क्योंकि रिएक्शन कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है। उसके बाद हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। अब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के बिल्कुल उल्ट हैं। ऐसे केमिकल रिएक्शंस जिनके दौरान हीट एब्जॉर्ब हो रही हो, जज़ब हो रही हो, ऐसे रिएक्शंस एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहलाते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में हीट खारिज हो रही होती है, जबकि एंडोथर्मिक रिएक्शंस में हीट जज़ब हो रही होती है। Chemical reactions in which heat energy is absorbed are called endothermic reactions. In an endothermic reaction, the absorption of heat from the surrounding will decrease the temperature of the container. एंडोथर्मिक रिएक्शंस के दौरान जिस कंटेनर में, जिस बर्तन में रिएक्शन हो रहा होता है, वो कंटेनर या बर्तन ठंडा हो जाता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में वो गर्म हो जाता था। एंडोथर्मिक रिएक्शंस के केस में वो ठंडा हो जाता है। फॉर एग्जांपल, एक कंपाउंड है अमोनियम नाइट्रेट। आपके पास एक पानी का बीकर पड़ा हुआ है, उसमें आप अमोनियम नाइट्रेट डाल दें। जब वो रिएक्शन होगा तो आप ज़रा बीकर को हाथ लगाना, वो ठंडा हो गया होगा। अब वो ठंडा हो गया है, सराउंडिंग हमारी गर्म है, तो सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगी। सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब हो, यही रिएक्शंस तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहलाते हैं। आपकी बुक में जो एग्जांपल दी गई है वो है फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। जब हाइड्रोजन मिलती है आयोडीन के साथ तो हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है। इस दौरान जो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है वो है +53.08 किलो जॉल। प्लस साइन जस्ट ये इंडिकेट कर रहा है कि हीट एब्जॉर्ब हो रही है। आपकी बुक में इसको माइनस कर दिया गया है, जबकि एक्चुअली ये प्लस होना है। एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट को हमेशा प्लस से ज़ाहिर किया जाता है। द इंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन इज़ डेल्टा एच इज़ इक्वल टू 53.08 किलो जॉल। जितनी हीट एब्जॉर्ब हो रही है वही उसकी इंथैल्पी है एट कांस्टेंट प्रेशर। हाइड्रोजन गैस रिएक्ट्स विद सॉलिड आयोडीन ओनली एट हाई टेम्परेचर एंड 53.08 किलो जॉल ऑफ हीट एनर्जी इज़ एब्जॉर्ब्ड। देखिए, हाइड्रोजन और आयोडीन ये रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट करती नहीं हैं। इनका रिएक्शन स्टार्ट करवाने के लिए आपको 53.08 किलो जॉल हीट एनर्जी देनी पड़ेगी। जब इतनी हीट एनर्जी हाइड्रोजन और आयोडीन एब्जॉर्ब करेंगे, उसके बाद वो रिएक्ट करके हाइड्रोजन आयोडाइड बनाएंगे। तो इस रिएक्शन के दौरान हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। सेकेंड एग्जाम्पल है आपकी बुक में फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। इसमें भी क्या होता है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये आम टेम्परेचर पर रिएक्ट नहीं करती। इसका रिएक्शन स्टार्ट करवाने के लिए आपको 180.6 किलो जॉल हीट एनर्जी देनी पड़ेगी। जब इतनी हीट एनर्जी ये दोनों एब्जॉर्ब करेंगे, उसके बाद 2 मोल्स नाइट्रिक ऑक्साइड के बनेंगे। नाइट्रोजन गैस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन गैस ओनली एट हाई टेम्परेचर। लो टेम्परेचर पे ये रिएक्ट नहीं करती एंड 180.6 किलो जॉल ऑफ हीट एनर्जी इज़ एब्जॉर्ब्ड। 180.6 किलो जॉल हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगी तो ये रिएक्शन स्टार्ट होगा। द इंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन इज़ डेल्टा एच इज़ इक्वल टू 180.6 किलो जॉल। इसकी इंथैल्पी भी 180.6 किलो जॉल है। बुक में इस वैल्यू के साथ भी माइनस का साइन लगा दिया गया है, तो इसको भी काइंडली करेक्ट कर लीजिएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक। इसके बाद हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस इन डेली लाइफ। हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। हमारी आजकल की मौजूदा ज़िंदगी एनर्जी के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। हम अपनी डेली लाइफ में एनर्जी की मुख्तलिफ़ फॉर्म्स को मुख्तलिफ़ मकासद के लिए यूज़ करते हैं। Our present day living conditions depend heavily on the availability of energy in its various forms. ज़िंदा रहने के लिए हमारी ज़रूरियात एनर्जी की मुख्तलिफ़ किस्म की फॉर्म्स से पूरी होती हैं। एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस आर एक्सटेंसिवली यूज्ड टू फुलफिल दिस रिक्वायरमेंट। हमारी इन ज़रूरियात को पूरा करने में एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस का बहुत बड़ा रोल है। इन सच रिएक्शंस केमिकल एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। जैसे कि हम पहले ही बता चुके हैं कि एक्सोथर्मिक ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिनसे एनर्जी खारिज होती है। तो इन रिएक्शंस के दौरान केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो रही होती है। अब हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की एप्लीकेशंस देखते हैं, जिसमें पहली एप्लीकेशन है कंबस्शन ऑफ फ्यूल्स। रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर हम डिफरेंट किस्म के फ्यूल्स यूज़ करते हैं, जैसे कि ऑयल, गैस, पेट्रोल, डीजल, कोयला वगैरह। ये तमाम के तमाम फ्यूल्स हैं। We burn fuels like gas, oil and coal to cook food.
इनमें से ये जो 3 फ्यूल्स हैं, गैस, ऑयल एंड कोल, इनको हम घरों में खाना पकाने के लिए यूज़ करते हैं। शहरों में तो खाना पकाने के लिए गैस को यूज़ किया जाता है, जबकि जो बैकवर्ड देहात हैं वहाँ पे ऑयल को यूज़ किया जाता है। लकड़ी को इतनी आसानी से आग नहीं लगती, तो उसके ऊपर मिट्टी का तेल डाल के वो आग को जलाते हैं, जिस पे वो खाना पकाते हैं। इसी तरह वो कोयले को यूज़ करते हैं खाना पकाने में। खाना बनाने के अलावा भी इन 3 फ्यूल्स को घरों में या फैक्ट्रीज़ में और मकासद के लिए यूज़ किया जाता है। ड्यूरिंग दिस बर्निंग प्रोसेस कॉल्ड कंबस्शन। अच्छा, इन फ्यूल्स का हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके हीट खारिज करना, ये प्रोसेस कंबस्शन कहलाता है। जब भी कोई फ्यूल ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलता है तो ये प्रोसेस कंबस्शन कहलाता है। Substances present in fuel react with oxygen of the air to produce a certain amount of heat. फ्यूल्स के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के सब्सटेंसेस होते हैं, जैसा कि गैस है, इसके अंदर मीथेन होती है। जब ये मीथेन हवा की मौजूदगी में जलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट पैदा करती है। इसी तरह जब हम लकड़ी को जलाते हैं, लकड़ी में कार्बन मौजूद होती है। वो कार्बन हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है और हीट खारिज करती है। तो मुख्तलिफ़ फ्यूल्स के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के सब्सटेंसेस मौजूद होते हैं जो हवा में जल के हीट पैदा करते हैं। इसके बाद है बायोलॉजिकल फ्यूल्स एंड मेटाबॉलिज्म। लफ्ज़ बायोलॉजिकल से वाज़ेह है कि ऐसे फ्यूल्स जो हमारी बॉडी में यूज़ होते हैं, ऐसे फ्यूल्स को बायोलॉजिकल फ्यूल्स कहा जाता है। वो फ्यूल्स कौन कौन से हैं? फूड्स सच एज फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल फ्यूल्स। फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स ये 2 इम्पॉर्टेंट फ्यूल्स हैं जो हमारी बॉडी में यूज़ होते हैं खुराक के तौर पर। ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म द केमिकल एनर्जी प्रेजेंट इन दिस फूड इज़ कन्वर्टेड टू हीट टू कीप अस वार्म। ऐसे रिएक्शंस जो हमारी बॉडी से बाहर होते हैं वो सिंपल केमिकल रिएक्शंस हैं, और ऐसे केमिकल रिएक्शंस जो हमारी बॉडी के अंदर हो रहे हैं और उनसे हमारी बॉडी को एनर्जी मिल रही है, ऐसे केमिकल रिएक्शंस को मेटाबॉलिज्म का नाम दिया जाता है। वो जो खुराक हम खाते हैं उसमें केमिकल एनर्जी होती है। वो खुराक जब हमारी बॉडी के अंदर जाती है उसकी तोड़ फोड़ होती है, डाइजेशन का प्रोसेस होता है, हाजमा होता है खुराक का। इस नतीजे में खुराक में मौजूद केमिकल एनर्जी से हीट एनर्जी पैदा होती है। वो हीट एनर्जी हमारे जिस्म को गर्म रखती है। जो भी हमारी बॉडी को मतलूबा टेम्परेचर चाहिए होता है वो उस खुराक के ज़रिए हमें मिल जाता है। नेक्स्ट एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन थ्रू कंबस्शन। नेक्स्ट एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन थ्रू कंबस्शन। कंबस्शन के ज़रिए बिजली कैसे बनती है? A large portion of electricity is produced at power stations by burning of fuels such as natural gas, oil and coal. पावर स्टेशंस पे भी डिफरेंट किस्म के फ्यूल्स यूज़ होते हैं, जैसे कि नेचुरल गैस है, ऑयल है, कोल है। हमारी ज़्यादातर बिजली इन्हीं फ्यूल्स को यूज़ करते हुए बनती है। द हीट विच कम्स आउट फ्रॉम देयर combustion इज़ यूज्ड टू प्रोड्यूस स्टीम एट हाई प्रेशर। जब ये फ्यूल्स हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो बहुत ज़्यादा हीट पैदा होती है। इस हीट को यूज़ करते हैं स्टीम बनाने के लिए, यानी कि भाप बनाने के लिए। जब इस भाप का प्रेशर बहुत हाई होता है, इस हाई भाप वाली स्टीम से आगे टर्बाइंस चलते हैं और टर्बाइंस चलने से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। दिस हाई प्रेशर स्टीम इज़ देन यूज्ड टू रोटेट टर्बाइंस। ये हाई प्रेशर स्टीम टर्बाइंस को घुमाती है, विच इन टर्न जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। जब टर्बाइंस घूमते हैं तो इससे बिजली पैदा होती है। नेक्स्ट एप्लीकेशन है कंबस्शन इन व्हीकल्स। गाड़ियों के अंदर भी कंबस्शन होती है। जब गाड़ियों में मौजूद पेट्रोल, डीजल वगैरह जलते हैं ऑक्सीजन की मौजूदगी में तो हीट एनर्जी पैदा होती है। वो हीट एनर्जी फिर गाड़ी को आगे की तरफ मूव करवाती है। While driving a vehicle, it is combustion of petrol or diesel that gives off energy and drives it forward. जब गाड़ी चल रही होती है तो उस दौरान क्या होता है, पेट्रोल या डीजल की कंबस्शन होती है जिससे एनर्जी पैदा होती है। वो एनर्जी फिर गाड़ी को आगे की तरफ मूव करवाती है। लास्ट एप्लीकेशन है फायरवर्क्स, आतिशबाजी। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन की ऐसी एग्जाम्पल है जिसको लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। मुख्तलिफ तकरीबात के अंदर आतिशबाजी का मुजाहरा किया जाता है। द वन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस पीपल सीम टू एंजॉय द मोस्ट इज़ दैट ऑफ फायरवर्क्स। छोटे बड़े सब लोग इसको एंजॉय करते हैं। अब ये काम कैसे करती हैं? फायरवर्क्स आर द रिजल्ट ऑफ कंबस्शन रिएक्शंस दैट यील्ड हीट, लाइट एंड साउंड। जब आतिशबाजी वाली चीज़ों में मौजूद फ्यूल्स हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो उससे हीट, लाइट और साउंड पैदा होते हैं। वो फ्यूल्स कौन से हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो उनके अंदर मेटल साल्ट्स होते हैं,
कोई भी मेटल होगी उसका साल्ट होगा। जैसे कि सोडियम मेटल है, इसका साल्ट सोडियम कार्बोनेट है। तो मुख्तलिफ मेटल्स के मुख्तलिफ किस्म के साल्ट्स होते हैं। एक तो ये मेटल साल्ट्स यूज़ होते हैं और दूसरे यूज़ होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ऐसे केमिकल्स जिन्होंने ऑक्सीडेशन करवानी होती है उनको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कहते हैं। तो इन दोनों चीज़ों के मुख्तलिफ कम्बिनेशन को यूज़ करके डिफरेंट वैरायटीज़ बनाई जाती हैं कलर्स की। मेटल साल्ट या कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इनमें से किसी एक चीज़ को भी आप चेंज कर देंगे तो वैरायटी चेंज हो जाएगी। क्लियर हो गया ये। इसके बाद है बॉक्स एक्सरसाइज। इसमें 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डज द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सोडियम मेटल एंड वाटर प्रोसीड वायलेंटली। सोडियम मेटल का रिएक्शन वाटर के साथ इतना तेज़ क्यों होता है। सोडियम मेटल का वाटर के साथ रिएक्शन बहुत तेज़ है। इसकी वजह यह है कि रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक है। जब भी सोडियम मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करती है, एक तो हाइड्रोजन गैस बनती है और इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा हीट खारिज होती है। हाइड्रोजन गैस उस हीट को बड़ी आसानी से कैप्चर कर सकती है। हीट कैप्चर होने की वजह से रिएक्शन बहुत एक्सप्लोसिव हो जाता है, धमाकेदार हो जाता है। तो वजह समझ में आ गई। द रिएक्शन बिटवीन सोडियम एंड वाटर इज़ वायलेंट। ये रिएक्शन बहुत तेज़ है। रीज़न क्या है? बिकॉज इट इज़ हाईली एक्सोथर्मिक। हाईली एक्सोथर्मिक होने का क्या मतलब है? इसमें से बहुत ज़्यादा हीट खारिज होगी एंड प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन गैस। हीट के साथ साथ हाइड्रोजन गैस भी पैदा होगी। वो हाइड्रोजन गैस क्या करेगी? विच में कैच फायर ड्यू टू द हीट रिलीज्ड। वो जो हीट खारिज हुई है, हाइड्रोजन गैस उस हीट को कैप्चर करके जलना शुरू कर देगी, जिससे ये रिएक्शन धमाकेदार हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज मेल्टिंग ऑफ आइस एन एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक चेंज। बर्फ का पिघलना एक्सोथर्मिक चेंज है या एंडोथर्मिक चेंज है? बहुत इजी आंसर है। बर्फ ठंडी होती है जबकि उसके इर्द गिर्द की सराउंडिंग गर्म होती है। बर्फ उस सराउंडिंग की हीट को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है। हीट एब्जॉर्ब होने के नतीजे में बर्फ पिघलना शुरू हो जाती है। हीट का एब्जॉर्ब होना ये हमें पता है एंडोथर्मिक चेंज होता है। Melting of ice is an endothermic change because it absorbs heat from the surrounding to convert solid ice into liquid water. Heat absorb करके solid ice liquid water में change हो जाती है। Last question है, can an exothermic reaction be reversed? क्या exothermic reaction को reverse किया जा सकता है? तो ये almost impossible है। exothermic reactions को reverse करना इंतहाई मुश्किल है। exothermic reactions cannot be easily reversed. इनको आसानी से रिवर्स क्यों नहीं किया जा सकता? बिकॉज दे रिलीज हीट, क्योंकि ये हीट खारिज करते हैं। टू रिवर्स देम, अगर आपने इनको रिवर्स करना है, वी वुड नीड टू गिव बैक द सेम अमाउंट ऑफ हीट। जितनी हीट खारिज हुई है हमें उतनी ही हीट दोबारा देनी पड़ेगी, विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। ये बहुत मुश्किल काम है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे घरों में गैस जल रही है, गैस के अंदर मीथेन होती है। जब मीथेन जलती है तो उसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, वाटर बनता है और हीट एनर्जी खारिज होती है। वो हीट एनर्जी हमें पता है बहुत ज़्यादा होती है, उसको हम खाना पकाने के लिए यूज़ करते हैं। तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को उतनी एनर्जी दे के हम वापस मीथेन में चेंज कर सकते हैं? भाई इसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। दैट्स वाई मोस्ट एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर नॉट रिवर्सिबल। यही वजह है कि ज़्यादातर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस को आप रिवर्स नहीं कर सकते। क्लियर है यहाँ तक? अब हम चलते हैं इस टॉपिक के लास्ट पोर्शन की तरफ कि केमिकल रिएक्शंस एक्सोथर्मिक क्यों होते हैं या एंडोथर्मिक क्यों होते हैं। देखें, जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो पहले रिएक्टेंट्स के बॉन्ड्स टूटते हैं, उसके बाद प्रोडक्ट्स बनाने के लिए नए बॉन्ड्स बनते हैं। जब बॉन्ड्स को तोड़ना होता है तो एनर्जी हमें देनी पड़ती है, मतलब कि बॉन्ड ब्रेकिंग के दौरान एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, और जब नए बॉन्ड्स बनने होते हैं तो एनर्जी खारिज होती है। अगर जज़ब होने वाली एनर्जी खारिज होने वाली एनर्जी से ज़्यादा होगी तो वो रिएक्शन एंडोथर्मिक होंगे, और इसके बरक्स अगर खारिज होने वाली एनर्जी ज़्यादा होगी जज़ब होने वाली एनर्जी की निस्बत, तो वो रिएक्शंस एक्सोथर्मिक होंगे। A chemical reaction mainly involves the processes which involve bond breaking and bond formation. किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान मेनली दो काम हो रहे होते हैं। एक तरफ बॉन्ड्स टूट रहे होते हैं, दूसरी तरफ नए बॉन्ड्स बन रहे होते हैं। अब यहाँ पे हम एग्जांपल लेंगे वाटर की। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिलकर वाटर बनाना। इन द फॉलोइंग रिएक्शन, यहाँ पे आपको एक रिएक्शन दिया गया है जिसमें दो मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के मिल रहे हैं, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ, और प्रोडक्ट बन रही है दो मॉलिक्यूल्स वाटर के।
अब ऐसे नहीं होगा कि आपने 2 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के लिए और 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का लिया, दोनों को कंबाइन किया, छू मंतर हुआ और 2 मॉलिक्यूल्स वाटर के बन गए। इसके पीछे पूरा एक प्रोसेस हो रहा होता है। वो प्रोसेस क्या है? देखिए, 2 मॉलिक्यूल्स हैं हाइड्रोजन के। सबसे पहले मैंने बताया है कि बॉन्ड्स टूटने हैं। 2 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के हैं, एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 एटम्स होते हैं हाइड्रोजन के। अब यहाँ पे क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स हैं हाइड्रोजन के, जब इनके दरमियान बॉन्ड्स टूटेंगे तो चारों के चारों हाइड्रोजन्स अलहदा हो जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है O2। जब इनके दरमियान बॉन्ड टूटेगा तो ऑक्सीजन के दोनों एटम्स अलहदा हो जाएंगे। द केमिकल बॉन्ड्स बिटवीन द एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन फर्स्ट ब्रेक टू गिव देयर एटम्स। सबसे पहले हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के दरमियान बॉन्ड टूटता है, जिससे इनके एटम्स अलग-अलग हो जाते हैं। These atoms of hydrogen then forms bond with oxygen atoms to form 2 molecules of gaseous water. मॉलिक्यूल्स टूटने के नतीजे में जो एटम्स बने हैं, ये एटम्स आगे कंबाइन होकर 2 मॉलिक्यूल्स वाटर के बनाते हैं। ये रिएक्शन दिया गया आपको 4 एटम्स हाइड्रोजन के और 2 एटम्स ऑक्सीजन के। 4 हाइड्रोजन एटम्स में से 2 हाइड्रोजन एटम्स एक ऑक्सीजन एटम के साथ मिलके एक वाटर का मॉलिक्यूल बनाएंगे और बाकी बच जाने वाले 2 हाइड्रोजन एटम एक ऑक्सीजन एटम के साथ मिलकर दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल बनाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ पे टोटल 4 OH बॉन्ड्स बने हैं। एक वाटर मॉलिक्यूल के अंदर 2 OH बॉन्ड्स हैं, इसी तरह दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के अंदर भी 2 OH बॉन्ड्स हैं। कुल मिलाकर टोटल 4 OH बॉन्ड्स बने हैं। ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एब्जॉर्ब एनर्जी। क्योंकि बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है, एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं ये मॉलिक्यूल्स, उसके बाद ये बॉन्ड्स टूटते हैं। एनर्जी एब्जॉर्ब होने का मतलब है कि ये प्रोसेस एंडोथर्मिक है। जबकि इसके बरक्स वाइल मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इवॉल्व एनर्जी। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान जो नया बॉन्ड बनता है उस दौरान एनर्जी खारिज होती है। एनर्जी खारिज होने की वजह से ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहलाएगा। बॉन्ड टूटने का प्रोसेस एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा और नए बॉन्ड्स बनने का प्रोसेस एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। नेक्स्ट है, इन दिस रिएक्शन वीकर बॉन्ड्स आर ब्रोकन दैट इज ऑफ हाइड्रोजन। इस रिएक्शन में क्या हुआ है, जो कमज़ोर बॉन्ड्स थे वो टूट गए। जैसे कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, इसके दरमियान बॉन्ड्स वीक हैं। किसकी निस्बत वीक हैं? OH बॉन्ड की निस्बत। प्रोडक्ट्स वाले बॉन्ड हमेशा रिएक्टेंट्स वाले बॉन्ड्स से स्ट्रांग होते हैं। रिएक्टेंट्स के दरमियान बॉन्ड्स वीक होते हैं। अब क्योंकि बॉन्ड्स वीक हैं, इसका क्या मतलब है? हिंस लेस एनर्जी इज़ एब्जॉर्ब्ड इन द सिस्टम। क्योंकि बॉन्ड्स वीक हैं इसलिए इनको तोड़ने के लिए कम एनर्जी चाहिए होगी। While the bonds which are formed in water molecule are stronger and thus greater energy is evolved। क्योंकि जो नए बॉन्ड्स बने हैं वाटर के, ये स्ट्रांग हैं। बॉन्ड्स स्ट्रांग होने की वजह से खारिज होने वाली एनर्जी ज़्यादा होगी। रिएक्टेंट्स के बॉन्ड्स वीक, एनर्जी कम एब्जॉर्ब। प्रोडक्ट्स के बॉन्ड्स स्ट्रांग, तो खारिज होने वाली एनर्जी ज़्यादा। हिंस द एनर्जी विच इज़ इवॉल्व्ड इज़ मोर देन द एनर्जी विच इज़ एब्जॉर्ब्ड। खारिज होने वाली एनर्जी एब्जॉर्ब होने वाली एनर्जी की निस्बत ज़्यादा होगी। द ओवरऑल रिएक्शन इज़ एक्सोथर्मिक। क्योंकि खारिज होने वाली एनर्जी ज़्यादा है, यही वजह है कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये हमने थ्योरेटिकली साबित किया है कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। अब हम कैलकुलेशंस करके भी ये साबित करेंगे कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। कैलकुलेशन ऑफ इंथैल्पी चेंज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ गैसियस वाटर। तो चलते हैं अब हम इसकी कैलकुलेशन की तरफ। हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल को एटम्स के अंदर तोड़ने के लिए हमें 435 किलो जॉल पर मोल एनर्जी देनी पड़ती है, तब जाके हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल अपने एटम्स के अंदर डिवाइड हो जाता है। क्योंकि हम बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी दे रहे हैं, इसलिए ये प्रोसेस एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। बिल्कुल इसी तरह ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, इसको अपने एटम्स के अंदर तोड़ने के लिए हमें 498 किलो जॉल पर मोल एनर्जी देनी पड़ेगी। क्योंकि एनर्जी दे रहे हैं इसलिए ये प्रोसेस भी एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। अब ये दोनों मॉलिक्यूल्स टूट गए अपने अपने एटम्स के अंदर। अब ये एटम्स आपस में कंबाइन होंगे तो OH बॉन्ड्स बनाएंगे। जब एक एटम ऑक्सीजन का मिलेगा एक एटम हाइड्रोजन के साथ, तो एक OH बॉन्ड बनेगा। अब क्योंकि बॉन्ड्स बन रहे हैं, एनर्जी खारिज होगी। कितनी खारिज होगी? -484 किलो जॉल पर मोल। माइनस का साइन ये जाहिर कर रहा है कि एनर्जी खारिज हो रही है।
क्योंकि एनर्जी खारिज हो रही है इसलिए ये वाला प्रोसेस एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहलाएगा। सिंस 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन टेक पार्ट इन द रिएक्शन, क्योंकि रिएक्शन के अंदर हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स यूज़ हो रहे हैं, सो टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इन द रिएक्शन। ऊपर हमने हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल के लिए एनर्जी कितनी बताई है, 435 किलो जॉल पर मोल। अब यहाँ पे क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स यूज़ हो रहे हैं हाइड्रोजन के, इसलिए इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगी 870 किलो जॉल। ऑक्सीजन का एक ही मॉलिक्यूल यूज़ हो रहा है तो इसलिए इसको हम 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ये वही आ जाएगी 498 किलो जॉल पर मोल। अब हम इन दोनों को प्लस करेंगे और देखेंगे टोटल कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है। रिएक्टेंट्स में देखें 2 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के और एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का, इन्होंने मिलकर क्या बनाया, 4 एटम्स हाइड्रोजन के और 2 एटम्स ऑक्सीजन के। एनर्जीज़ को प्लस करें तो ये बनेगी 1368 किलो जॉल। तो कुल मिला के 1368 किलो जॉल एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है। इट मीन्स 1368 किलो जॉल एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड व्हेन 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन ब्रेक देयर बॉन्ड्स टू कन्वर्ट देमसेल्व्स इनटू एटम्स। इसका क्या मतलब हुआ, 2 मोल्स हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स और 1 मोल ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स, इनको अपने एटम्स के अंदर कन्वर्ट करने के लिए आपको 1368 किलो जॉल एनर्जी देनी पड़ेगी। इतनी एनर्जी ये एब्जॉर्ब करते हैं अपने एटम्स के अंदर कन्वर्ट होने के लिए। ठीक हो गया, ये थी बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए एनर्जी। अब हम चलते हैं जब नए बॉन्ड्स बनते हैं तो कितनी एनर्जी खारिज होती है। टोटल एनर्जी इवॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ 4 OH बॉन्ड्स। 4 OH बॉन्ड्स ही बनते हैं ना, एक वाटर मॉलिक्यूल के अंदर 2 OH बॉन्ड्स होते हैं, इसी तरह दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के अंदर भी 2 OH बॉन्ड्स होते हैं। 2 एटम्स ऑक्सीजन के और 4 एटम्स हाइड्रोजन के जब ये कंबाइन होते हैं तो 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं वाटर के। इसके साथ साथ माइनस 1936 किलो जॉल एनर्जी खारिज होती है। ये 1936 कैसे आया, देखें एक OH बॉन्ड बनने के लिए कितनी एनर्जी खारिज हुई है, 484 किलो जॉल पर मोल। और हमारे पास बने कितने OH बॉन्ड्स हैं, 4। तो 484 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 1936 किलो जॉल। आ गई समझ। दिस इज़ द एनर्जी इवॉल्व्ड व्हेन 2 मोल्स ऑफ वाटर आर फॉर्म्ड फ्रॉम 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स एंड 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। जब 4 मोल्स हाइड्रोजन एटम्स 2 मोल्स ऑक्सीजन एटम्स के साथ मिलते हैं 2 मॉलिक्यूल्स वाटर बनाने के लिए, तो टोटल 1936 किलो जॉल एनर्जी खारिज होती है। Thus, for the formation of 1 mole of water, the energy evolved will be 968 किलोजॉल पर मोल। 2 मोल वाटर बनाने के लिए 1936 किलोजॉल एनर्जी खारिज हुई है। 1 मोल वाटर बनाने के लिए कितनी एनर्जी खारिज होगी, सिंपल 1936 को 2 पे डिवाइड कर दें तो आपका 1 मोल वाटर के लिए आंसर आ जाएगा 968 किलोजॉल पर मोल। तो ओवरऑल कितना चेंज आया है, अब ओवरऑल इंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन। Hence, the overall energy evolved in this reaction is 1936 किलो जॉल एनर्जी खारिज हुई है इसलिए इसके साथ माइनस का साइन है। टोटल 1368 किलो जॉल एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है इसलिए इसके साथ प्लस का साइन है। इनको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा -568 किलो जॉल फॉर 2 मोल्स ऑफ वाटर। 2 मोल्स वाटर बनाने के लिए आपके पास 568 किलो जॉल एनर्जी खारिज होगी। ये इसकी इक्वेशन आ गई। 2 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के मिलेंगे, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ, तो 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे वाटर। इस दौरान इंथैल्पी चेंज कितना आएगा, -568 किलो जॉल। हमें चाहिए 1 मोल वाटर के लिए इंथैल्पी चेंज पर मोल ऑफ वाटर फॉर्म्ड। वाटर के 1 मोल के लिए इंथैल्पी चेंज कितना आ जाएगा, इंथैल्पी चेंज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 2 मोल्स ऑफ गैसियस वाटर इज दस -568 किलो जॉल। 2 मोल्स के लिए इंथैल्पी आई है -568 किलो जॉल और 1 मोल के लिए कितनी आ जाएगी, आप इसको 2 पे डिवाइड कर देंगे तो ये आंसर आएगा -284 किलो जॉल पर मोल। 1 मोल गैसियस वाटर बनाने के लिए -284 किलो जॉल पर मोल एनर्जी रिलीज़ होगी, खारिज होगी। क्योंकि एनर्जी खारिज हो रही है इसलिए ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। पहले थ्योरेटिकली हमने बताया कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, अब ये मैथमेटिकली प्रूव भी हो गया कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है क्योंकि -284 किलो जॉल पर मोल एनर्जी यहाँ पे खारिज हो रही है।
The experimental value of formation of gaseous water is minus 284.3 kilojoule, which is quite close to this calculated value. जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तब भी यही वैल्यू आती है -284.3 किलोजॉल, जो कि हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू के करीब करीब है। इसके बाद एक सैम्पल प्रॉब्लम दी गई है आपकी बुक में। कैलकुलेट द इंथैल्पी चेंज ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। दो मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के मिलते हैं एक मॉलिक्यूल आयोडीन के साथ, और प्रोडक्ट बनती है दो मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन आयोडाइड के। इनकी बॉन्ड एनर्जीज भी गिवन है। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स को एटम्स के अंदर तोड़ने के लिए 436 किलोजॉल पर मोल एनर्जी देनी पड़ती है। इसी तरह आयोडीन के मॉलिक्यूल को आयोडीन के एटम्स के अंदर कन्वर्ट करने के लिए आपको 151 किलोजॉल पर मोल एनर्जी देना पड़ती है। और जब ये एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं तो एनर्जी खारिज होती है -299 किलोजॉल पर मोल। अब चलते हैं हम इसकी कैलकुलेशन की तरफ। ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, इसको एटम्स के अंदर तोड़ने के लिए आपको 436 किलोजॉल एनर्जी देनी पड़ती है। इसी तरह आयोडीन के मॉलिक्यूल को आयोडीन के एटम्स के अंदर तोड़ने के लिए आपको 151 किलोजॉल एनर्जी देनी पड़ती है। तो टोटल कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई है? 436 प्लस 151, 587 किलोजॉल एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है। अब चलते हैं एनर्जी खारिज कितनी हुई है। टोटल एनर्जी रिलीज्ड। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल टूटने के बाद जो दो हाइड्रोजन एटम्स बने हैं और आयोडीन का मॉलिक्यूल टूटने के बाद जो दो एटम्स आयोडीन के बने हैं, ये दोनों आपस में मिलेंगे तो दो मॉलिक्यूल्स बनेंगे हाइड्रोजन आयोडाइड के। ऊपर आपको गिवन है एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन आयोडाइड का जब बनता है तो -299 किलोजॉल पर मोल एनर्जी रिलीज़ होती है। अब यहाँ पे बन रहे हैं दो मॉलिक्यूल्स, तो इसको सिंपल हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल एनर्जी रिलीज्ड हो जाएगी -598 किलोजॉल। एब्जॉर्ब कितनी हो रही है? 587 किलोजॉल। और खारिज कितनी हो रही है? -598 किलोजॉल। मतलब कि खारिज ज़्यादा हो रही है। इसका मतलब है कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। अब देख लेते हैं कि इसके अंदर इंथैल्पी चेंज कितना आया है। एनर्जी एब्जॉर्ब्ड माइनस एनर्जी रिलीज्ड, वैल्यूज़ पुट कर दें। 587 एब्जॉर्ब हुई है और 598 रिलीज़ हुई है। कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा -11 किलोजॉल। ये है जी इंथैल्पी चेंज। इसके बाद एक बॉक्स एक्सरसाइज दी गई है, कैलकुलेट द इंथैल्पी चेंज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ लिक्विड वाटर। टॉपिक के अंदर हमने गैसियस वाटर के लिए इंथैल्पी चेंज कैलकुलेट किया है। अब हमने कैलकुलेट करना है लिक्विड वाटर के लिए। तो तकरीबन सारी कैलकुलेशन ये वही होगी, जस्ट एंड पे थोड़ा सा चेंज आएगा। चलें देखते हैं इसको। एनर्जी एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग बॉन्ड ब्रेकिंग। जब बॉन्ड टूटते हैं तो कितनी एनर्जी खारिज होती है? अब यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख दी है, पीछे सारी मैंने आपको कैलकुलेट करके बताई है कि ये 1368 कैसे बनती है। अब है एनर्जी खारिज कितनी हुई है। दो मॉलिक्यूल्स वाटर का मतलब है 4 OH बॉन्ड्स। 4 OH बॉन्ड्स बनने के दौरान कितनी एनर्जी खारिज होती है? -1936 किलोजॉल। -1936 कैसे आया है ये भी मैं आपको पीछे बता चुका हूँ। नेट एनर्जी चेंज कितना आ जाएगा? तो डेल्टा H इक्वल आ जाएगा -1936 प्लस 1368। कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा -568 किलोजॉल। ये है 2 मोल्स के लिए एनर्जी चेंज। हमें चाहिए 1 मोल के लिए, तो सिंपल 568 को हम 2 पे डिवाइड कर देंगे तो आंसर आएगा -284 किलोजॉल पर मोल। इतना काम हम पहले पीछे गैसियस वाटर के लिए कर चुके हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमसे वो डिमांड कर रहे हैं कि आप लिक्विड वाटर के लिए एनर्जी चेंज कैलकुलेट करें। हमें पता है वाटर की स्टेबल स्टेट लिक्विड है, गैस नहीं है। तो वाटर अब मज़ीद स्टेबिलिटी की तरफ आना चाहता है। जब भी चीज़ें मज़ीद स्टेबिलिटी की तरफ आती हैं तो एनर्जी मज़ीद खारिज होती है। पहले कितनी एनर्जी खारिज हो चुकी है? -284 किलोजॉल पर मोल। अब मज़ीद कितनी खारिज होगी लिक्विड फॉर्म में आने के लिए? -44 किलोजॉल पर मोल। ये वैल्यू आपने याद रखनी है। कंडेंसेशन का मतलब होता है गैस से लिक्विड की तरफ आना। 284 पहले रिलीज़ हुई और 44 अब रिलीज़ होगी, तो कुल मिला के एनर्जी चेंज आ जाएगा 1 मोल लिक्विड वाटर के लिए 284 और 44 को प्लस कर देंगे तो आंसर आएगा -328 किलोजॉल पर मोल। तो यही इसका आंसर है। इसके साथ ही ये टॉपिक एंड हो गया। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।